Hello everyone, welcome to my channel Pallavi Pathshala. So here I am Pallavi and she is Preeti and she is Priyanka Rani. हमारी दो लर्नर्स आपके साथ जुड़ रहे हैं जिसमें से एक जेआरएफ होल्डर है और एक जो है नेट होल्डर है। और वो भी दिस टाइम ओनली आई थिंक वन क्वेश्चन से सी लेफ्ट, वन और टू क्वेश्चन से शायद उनका जेआरएफ रुक गया है। तो आज हम उनकी स्ट्रेटेजी को और प्रीति कैसे जेआरएफ होल्ड करी है। जेआरएफ प्रीति इसके पहले भी 2 टाइम्स नेट होल्डर रह चुकी हैं। दिस टाइम शी हैज क्रैक्ड हर जेआरएफ आल्सो। तो किस तरीके से एंड सी इज इन पीएचडी आल्सो, तो किस तरीके से अपनी पीएचडी को, किस तरीके से अपने घर को एंड सब कुछ मैनेज कर के हुए जेआरएफ को के पोजीशन को होल्ड करिए, वो सब आज हम जानेंगे। सो पहले थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो प्रीति प्लीज आप पहले अपने बारे में इंट्रोड्यूस करो। यस मैम, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग फ्रेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगी, मैं 2019 में अपना एमएड कंप्लीट करी थी। आफ्टर दैट मैं एमएड के दौरान ही मैंने मतलब जो मेरे फैकल्टी थे उन्हीं से मुझे ये पता चला कि नेट और जेआरएफ भी कुछ होता है। ठीक है, तो एमएड के दौरान मुझे अर्चना पाल मैम मिले थे। तो उन्होंने बोला कि बेटा आप अगर पढ़ाई कर ही रहे हो, एमएड कर रहे हो, तो क्योंकि एमएड करना मेरा ये नहीं था कि मुझे हायर में जाना है, मैं सोची थी कि स्कूल लाइफ में एज अ प्रिंसिपल मैं वर्क करना चाह रही थी, इसलिए मैंने एमएड करा था। बट जब वो अर्चना पाल मैम ने ऐसा बोला कि हाँ इसके ऊपर भी कुछ होता है, तो मैंने फिर उनके कहने के बाद नेट में मैंने ट्राई करा। फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया तो नॉर्मली जैसे सब कोई ट्राई करता है, तो आपको इतना आइडिया ही नहीं रहता कि क्या पूछा जाता है, कैसे आपको करना है चीज़ों को, तो नहीं क्रैक कर पाते हो आप, कुछ नंबरों से या 20-30 नंबर से रह जाता है। और ठीक है, देन अर्चना पाल मैम ने एक मुझे सर का नाम बताया था, डॉक्टर घनश्याम सर और डॉक्टर बिमल सर। तो उनकी एक कोचिंग चलती थी स्पेशली फॉर नेट प्रिपरेशन के लिए। तो वहाँ पे मैंने इनरोल कर लिया था। इनरोल करने के बाद वहाँ पे मैंने 6 महीने का कोर्स करा और उसी दौरान मेरी शादी भी लग गई थी। तो शादी के दौरान ये होता है कि सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं शादी के बाद 1-2 महीने का मेरा गैप हो गया था और गैप होने के बाद मैंने 6 महीने का फिर सर के साथ लगी रही। तो मेरा उस टाइम तो नहीं हुआ, उस टाइम मेरा 1 या 2 पर्सन से रुका था, क्योंकि 52 पे नेट था जर्नल कैटेगरी में और मेरा आया था 51 आया था पर्सन। देन अगेन मैंने सर से फिर से कांटेक्ट में रही और फिर से सर की कोचिंग में ज्वाइन करा था और फिर उस दौरान मेरा नेट हो गया था। उसी दौरान मैंने सुजाता मैम और तलवीर सर को भी ज्वाइन कर रखा था। तलवीर सर को फर्स्ट पेपर के लिए और सुजाता मैम को सेकेंड पेपर के लिए। और देन उसके बाद मैं, अब जैसा कि आपका नेट हो जाता है तो आप ट्राई करते हो कि एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि इसके आगे भी कुछ है। ठीक है, जैसे जैसे आप फील्ड में उतरते हो तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। तो मैं जेआरएफ के लिए 2019 से तैयारी कर रही थी, बट वही चीज़ है कि किस्मत कब आपकी खुलेगी कुछ पता नहीं होता है। तो 2019, 2020, देन 21, 22, मतलब 3 साल बाद अब 2022 में मेरा अभी जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। और जेआरएफ हुआ कि कैसे, इसका क्रेडिट तो मैम को ही जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें कहते नहीं कि किसी के आने के बाद कुछ चीज़ें मिलती हैं आपको। सच बताऊं तो मैम को जब मैं मिली थी तो मैं बहुत नर्वस थी, क्योंकि मेरा रिजल्ट जो था लास्ट टाइम का 2021 का जो पेपर मैंने दिया था, उसमें क्वेश्चंस तो अच्छे थे, नो डाउट, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आए थे। लेकिन उसमें क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट पेपर जब मैं कर रही थी तो क्वेश्चंस के जो आस्क किए गए थे कुछ करंट अफेयर्स पूछे गए थे। तो जब मैं क्वेश्चंस कर रही थी तो बहुत पैनिक हो गई थी कि यार अब कैसे होगा, अब तो मेरे बस का ही नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगी। तो फिर उस टाइम मेरा मोरल बहुत डाउन हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने पेपर को खुद को समझाया और फिर पेपर को किया। उसमें भी मेरा नेट हो गया था और उसी रिजल्ट को मैंने मैम को शेयर करा। ठीक है, शेयर करने के बाद मैम से पूरा गाइडेंस लिया था और गाइडेंस के बाद अभी आपको आगे और बताती रहूंगी स्टेप बाय स्टेप। और अभी आपके सामने रिजल्ट आ चुका है कि जेआरएफ हो गया है मेरा फाइनली। बाकी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप बताती रहूंगी। ये था। मैम आपका ऑडियो
थैंक यू प्रीति फॉर दिस कि आपने किस तरीके से 2020 में दिया, फिर 21 में एंड 22 में फाइनली आपका जेआरएफ आ गया है। आगे चल के जानेंगे कि आपने इस जेआरएफ के जर्नी में क्या-क्या किया, कैसे नोट्स मेकिंग करी एंड ऑल। उसके पहले थोड़ा प्रियंका को यस जान मैम। लेते हैं। प्रियंका थोड़ा आप बताओ कि आपने कैसे मतलब आप अपने आप को सिर्फ इंट्रोड्यूस करो कि आपका मार्क्स कितना है, कौन से अटेम्प्ट है एंड ऑल। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरा नाम प्रियंका है और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट अपना लास्ट दिसंबर में दिया था। उस टाइम पे मेरा एमएड अभी चल ही रहा था। मैंने थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम ही दिए थे और उस टाइम पे भी मेरे अराउंड 168 मार्क्स बने थे। 172 पे नेट क्लियर हुआ था उस टाइम पे। तो उसके बाद मैंने देखा अभी मेरी क्या-क्या मिस्टेक्स रही हैं, क्योंकि उस टाइम पे मैं इतना सीरियस नहीं थी, क्योंकि एक तो अपनी मास्टर्स को लेके बंदा इतना परेशान होता है, फिर उसके अंदर अपनी जो भी डिसर्टेशन लिखना होता है, ठीक है? उसके अंदर टाइम चला जाता है बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम पे तो इतना नहीं था। फिर उसके बाद में तब से फिर मेरा अभी 4th सेमेस्टर भी मेरा अभी फिनिश हुआ है, उसका तो अभी रिज़ल्ट आया ही नहीं है, उससे पहले ही मेरा नेट का आ गया है। तो अभी मेरा नेट क्वालीफाई हुआ है, तो मैंने पेपर 1 के अंदर मेरे 64 मार्क्स आए हैं और पेपर 2 के अंदर मेरे 134 मार्क्स आए हैं, तो टोटल मेरा 198 बना है, तो इस पे मेरा नेट क्लियर हुआ है। और जीआरएफ बस यही 12 मार्क्स से रह गए 6 क्वेश्चन से, बट नेक्स्ट टाइम पक्का श्योरली जीआरएफ ही लेके आएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल प्रियंका, बिल्कुल इस बार जेआरएफ आएगा। जैसे इस बार मेहनत किया वैसे ही फिर से करेंगे तो डेफिनिटली जेआरएफ आएगा। बहुत दूर नहीं है, ऑलरेडी हमने एक लेवल क्रॉस कर लिया है, दूसरा लेवल क्रॉस करने में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सो प्रीति मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप कमिंग लर्नर्स जो हैं, उनको मतलब बताओ कि किस तरीके से आपने एक शॉर्ट व्यू में, ओवरव्यू में कि किस तरीके से आपने कब स्टार्ट किया, कैसे नोट्स बनाते थे, कैसे चीज़ों को रिवाइज़ करके रखते थे एंड ऑल आप और चूँकि आप मेरे साथ थे, स्टार्टिंग से जुड़े हुए थे, तो किस तरीके से टास्क को करते थे? कैसी स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ शेयर की और वो कितना काम का रहा? प्लीज़ ये सारा शेयर करो प्रीति। ओके मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना चाहूँगी, जैसे आप नोट्स बनाते हो, स्पेशली नोट्स मेक कैसे करना है। आप तो कॉन्सेप्ट वाइज तो नोट्स बना लेते हो, बट कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो मैम बहुत अच्छे से आपको बताएंगी और मुझे तो ऑलरेडी इन्होंने गाइड कर रखा है। तो उन की पॉइंट्स के लिए मैं हमेशा क्या करती थी, जैसे नोट बनाया और नोट के बाद यूनिट 1 इन केस कंप्लीट कर लिया। यूनिट 1 के बाद मैं क्या करती थी, 3 पेज छोड़ देती थी या 3 या 2 जितना रिक्वायरमेंट रहती थी, और उसमें क्या करती थी, जो मेन पॉइंट होते थे, लाइक जब आप पीवाईक्यूज करते हो तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे मैम का एक अच्छा चीज है कि आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो 4 ऑप्शन को वो पूरा ये एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, एक क्वेश्चन में ही आपके 4 पॉइंट के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, तो ये जो की पॉइंट्स होते हैं मैं वहां पे नोट कर लेती थी, क्योंकि रिलेटेड सब यूनिट वाइज मैं क्वेश्चंस को वहीं पे मेंशन कर देती थी, जिससे रिवीजन करने में मुझे दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, दूसरा, मॉक के लिए मैंने एक कॉपी बना रखी थी कि मॉक में कितना मेरा एरर आ रहा है, किस क्वेश्चन में मेरा मिस्टेक हो रहा है, या किस यूनिट में कितना मिस्टेक हो रहा है, इसका भी एनालिसिस करके मैं नोट करती थी। और एक कॉपी मैंने पीवाईक्यूज के लिए बना रखा था, क्योंकि तीनों के लिए मैंने अलग अलग इसलिए कॉपी बनाया था, क्योंकि तीनों जगह से मुझे सीखना था। मिस्टेक मुझे पता चलनी चाहिए कि किस यूनिट में मेरा वीक पोर्शन चल रहा है और किस यूनिट में मेरा स्ट्रेंथ है, मतलब अच्छे से मैं कर सकती हूँ। ठीक है, फिर क्या किया, पीवाईक्यूज में भी मैंने सेम पैटर्न से, जैसे मॉक में मैंने नोट कर रखा था किस यूनिट में मेरा मिस्टेक हो रहा है, किसमें मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो ऐसे ही मैंने पीवाईक्यूज के लिए भी बना रखा था। दूसरा, रिवीजन। रिवीजन जब आप करते थे तो आपको जैसे एक हाइलाइटर रखना होगा कि हाईलाइट कर लीजिए अपने पॉइंट्स को, जो मेन पॉइंट्स मैम बताते थे कि यहाँ पे आपको रेड मार्क करना है, यहाँ पे आपको ग्रीन मार्क करना है। स्पेशली मैम 3 या 4 कलर बता के रखते हैं कि इस पेन से ये करना है, इस पेन से आपको ये करना है, तो वो भी मैंने इस पैटर्न को फॉलो किया था। ये था मैम। दूसरा क्या क्वेश्चन था मैम? मैम आपके ऑडियो
मैं ये पूछ रही थी कि लास्ट मैंने ये पूछा था कि जो मैंने स्ट्रैटेजी शेयर किया था वो आप लोगों के लिए किस तरीके से हेल्प, मतलब आपके लिए कैसा हेल्पफुल रहा? क्या वो बहुत बेनिफिशियल था या नहीं? यस मैम। यस मैम। मैम सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि मैम का एक फ्री मॉक कराते थे, स्पेशली पेपर 2 के लिए। तो इन्होंने मेहनत बहुत कराई हम लोगों से और हमने किया भी। कोई भी आप मैंने बहाने नहीं किया था। स्पेशली मैं 1-2 दिन के लिए बहाने तो बताती थी कि मैम मेरा ये दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि मैं ऑपरेशन से निकल के आई थी, तो थोड़ा ये सब प्रॉब्लम था मेरे साथ। फिर भी मैं मैम से बातें बता देती थी, अपनी पर्सनल बातें बता देती थी कि मैम आज मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो ये मुझे समझा देते थे और देन मैं इस पे काम करने लगती थी। तो हाँ, 2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगी, या 2 से ज़्यादा भी बता सकती हूँ, क्योंकि मैम लास्ट मोमेंट में क्या देते थे, टास्क देते थे। उस टास्क को आपको पर डे करना होगा, ठीक है? आपको कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं देना होगा कि नहीं मैम मैं आज नहीं कर पाया। आप आज नहीं करिए तो कल करिए, लेकिन उसको कंप्लीट करना आपके ऊपर है। अगर आप कंप्लीट करते रहे तो आपका होना निश्चित है। इन केस आपने थोड़ा भी कताई करा तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है आपके साथ। मुझे जहाँ तक लगता है जो भी मैम कहते रहे या मॉक के लिए बोलते रहे, वो सब मैंने फॉलो किया, जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट आज ये देखने को मुझे मिला। थैंक यू सो मच प्रीति। प्रियंका आप बताओ आपने कैसे अपनी नेट की स्ट्रैटेजी एंड स्टडी के लिए पढ़ाई किया था? वैसे मैंने अपनी स्टार्टिंग करी थी दिसंबर 2020 में। तो उस टाइम पे तो अभी मेरा मास्टर स्टार्ट ही हुआ था। तो मैंने तभी से डिसाइड कर लिया था अभी मेरे को नेट जीआरएफ लेना ही लेना है। तो मैंने तभी से स्टार्ट कर दी थी। बट उस टाइम पे दिक्कतें कोविड के कारण, एक तो एग्जाम्स डिले होते गए, कभी तो बोल देते थे भी अभी है नेक्स्ट मंथ से है तो उसके अंदर लग जाओ। फिर इस वजह से थोड़ा सा मेरे को इसके अंदर दिक्कत आई थी। बट उसके बाद फिर मेरे अक्टूबर में जैसे मेरा थर्ड सेमेस्टर का खत्म हो गया था, तो फिर उसके बाद मैंने 1 से 2 मंथ मैंने पूरा अच्छे तरीके से अपनी स्टडी करी थी। तो उस टाइम पे मेरा नेट नहीं हुआ था। तो मैंने सोच लिया था भी हाँ ठीक है चलो भी इसके अंदर मेरी अभी बहुत सारी मेरी कमियां हैं। तो उस टाइम पे फिर मैंने डिसाइड किया मैं अपना फिर से स्टार्ट करूंगी। फिर उसके बाद मेरा अभी मार्च में मेरे फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम्स हो गए थे। तो मैं अप्रैल से अपना जुट गई थी भी हाँ अभी मैंने इस बार तो करना ही करना है। तो बाई चांस ये एग्जाम अभी डिले होता गया, तो उस कारण से मेरी प्रेपरेशन अच्छी होती गई। और मैंने ऐसे ही आप जैसे अभी सुजाता मैम वाले ग्रुप में ऐड हो, तो मैं पहले तो मैंने अनअकैडमी से ही मैं ले रही थी अपनी, साथ साथ में आपकी भी क्लासेस देख रही थी जो आप फ्री करवाते थे, मैंने इसको भी फॉलो किया। फिर उसके बाद मैंने आपसे पूछा था अभी अगर मैंने एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज वाले आपके क्लासेस देखनी है तो उसके लिए क्या करना होगा। तो फिर मैंने उसके लिए आपका 1 मंथ के लिए मैंने आपका कोर्स परचेज कर लिया था। तो 1 मंथ के अंदर मेरे से जितनी वीडियोस देखी गई मैंने आपकी देखी थी, उससे मेरी रिवीजन बहुत ज़्यादा अच्छे से हो गई थी। और नोट्स भी मैंने बिल्कुल जो भी बनाए थे अपने लास्ट मोमेंट पे, वो मैं जस्ट जैसे ए4 शीट लेके और उसके ऊपर एक पूरा यूनिट फिनिश कर देती थी। हाँ, अभी मेरे को बस एग्ज़ाम के टाइम पे बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं पढ़ना है। जो-जो एग्ज़ाम के लिए आप बताते थे भी ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, तो मैंने वही चीज़ उसके ऊपर लिखी हुई थी। और पीवाईक्यूज तो मैम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। मैंने इस एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी। जैसे जो भी पीवाईक्यूज होते थे ना, मैं उनको मॉक टेस्ट के रूप में देती रहती थी। मॉक टेस्ट मैंने बहुत ज़्यादा दिए, आपके वाले भी दिए थे। और मैंने जैसे बायजूस मेरे को कहीं पे भी मिल जाते थे, कोई भी मॉक टेस्ट हो, चाहे मेरे मार्क्स कितने मर्ज़ी कम आए, चाहे मेरे को नहीं आता आता है, मैंने वो फुल्ली तरीके से दिए। और यही मेरा पेपर 1 के अंदर भी था। पेपर 1 के अंदर भी जैसे 2021 के ही 35 शिफ्ट के क्वेश्चन हो गए थे, तो वो भी मैंने पूरे अच्छे तरीके से दिए थे। और फिर मैं उनको एनालिसिस करती थी भी मेरी कहाँ पे मिस्टेक रही है। जैसे लास्ट टाइम जब मैंने दिया था तो मेरा आरसी वीक था, बट इस बार मेरा आरसी अच्छा गया। तो बस वही चीजें लास्ट से सीख के और इस वाले में एप्लीकेबल किया, और इस बार मेरा नेट हो गया मैम।
चलो बहुत बहुत अच्छा प्रियंका। बिल्कुल यही स्ट्रैटेजी आप अभी अपनी कमिंग जेआरएफ के लिए भी करना, क्योंकि जेआरएफ निकलने के बाद बहुत सारे फायदे होते हैं। तो डेफिनेटली यही, अब वापस से पेपर को एनालिसिस करो, अपने पेपर 1 एंड पेपर 2 को, कहाँ गलती की है, क्या की है, एंड उसको फिर से अपनी स्ट्रेंथ बनाओ उस वीकनेस को, एंड डेफिनेटली इस बार भी जेआरएफ क्रैक करोगे। लास्ट में मैं प्रीति सिर्फ आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने बोला कि पेपर 1 में बहुत सारा मॉक मैंने प्रैक्टिस करवाया आप लोगों से, हर डेली टास्क दे दी थी। फिर मैंने आप लोगों से 2004 से 2020 तक का पेपर 1 का पूरा पीवाईक्यू करने को कहा। तो मुझे बताओ कि ये जो पेपर 1 का 2004 से लेकर के पूरी 2020 तक आपको बोली थी, इसमें मैंने कहीं से भी नहीं बोला था कि आपको कोई किसी का सब्सक्रिप्शन लेना है, फ्री क्लासेस से ही देखो और फ्री पीडीएफ से ही काम करो। तो क्या वो 2004 से 2020 के पेपर 1 के पीवाईक्यू करने का कोई फायदा हुआ? यस मैम, मैं बोलना चाहूँगी कि आप जब पीवाईक्यूज करते हो और जितना ज़्यादा ईयर वाइज कर लेते हो तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बढ़ जाती है। कहने का मतलब, अगर आप संख्या से रिलेटेड कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो संख्या जो कॉन्सेप्ट, पूरा ऑल ओवर जो कॉन्सेप्ट होगा वो कवर कर लेते हो आप पीवाईक्यूज से। क्या इस बार मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, आप पीवाईक्यूज करिए और प्लस जो मैम के रिवीजन क्लासेस है, सिर्फ इतना ही अगर आप कर लेते हैं तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। आपका नेट या जेआरएफ भी हो सकता है। कुछ यूनिट में मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे बहुत टाइम तो नहीं मिला इस बार, तो मैंने कुछ यूनिट तो सिर्फ रिवीजन क्लासेस मैम की देख ली थी, बट पीवाईक्यूज करी थी। मैंने फुल क्लास तो नहीं देख पाई थी क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया था इस बार। और दूसरा ये, हाँ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैम ने कराया था, ये मैं भूल गई थी, तो ये भी मैं बताना चाहूंगी। वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बहुत हेल्पफुल रहा है क्योंकि उससे आप मोर देन एवर सीख लेते हो। ये मैंने सीखा है इस एक्सपेक्टेड करके। आपका जो लॉजिकल या एनालिटिकल थिंकिंग होता है वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाता है। थैंक यू मैम, प्रीति, थैंक यू सो मच। सो प्रियंका, लास्ट मोमेंट पे आप आप अपने लिए भी और कमिंग जिनका नेट हुआ है उनके लिए भी क्या बोलना चाहोगे? किस तरीके से अब पढ़ाई करना है कि अगली बार जेआरएफ हो जाए? अब मैम जैसे मैंने इस बार का एनालिसिस किया था अपना वाला, और मैंने देखा है अभी इस बार मेरा थोड़ा सा पेपर 1 मेरा थोड़ा सा मेरे को लगा भी पेपर 1 मेरा थोड़ा सा वीक गया है। और जैसे आपने बोला था अभी पेपर 2 के अंदर 70 प्लस क्वेश्चंस का आपका टारगेट होना चाहिए, तो मेरा वो 67 पे ही रुक गया था। तो बस इस बार मैं वही अपना फोकस करूंगी, मेरा पेपर 1 अच्छा जाए, प्लस मैं पेपर 2 में अपने मिस्टेक्स जो मैंने इस बार एग्जाम में करी हैं वो मैं ना करके, और आगे वाला जो अपना अटेम्प्ट दूं उसमें अपना जेआरएफ ले सकूं। और जिनका भी अभी नेट हुआ है मैं उनको भी यही बोलूंगी भी अपने जेआरएफ के लिए भी आप लोग जैसे अपने पेपर को एनालिसिस करो और देखो कि आप क्या क्या चीज छोड़ी है, और बस उसके ऊपर लग जाओ, फिर आपका जेआरएफ हो जाएगा। बिल्कुल। ओके, थैंक यू प्रियंका एंड प्रीति। एट द एंड मैं कमिंग लर्नर्स जो भी देखने वाले हो इस सेशन को, मैं उनको सिर्फ बोलना चाहूंगी, गाइस कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ बैठो, पेपर 1 का सिलेबस निकालो, पेपर 2 का सिलेबस निकालो। सबसे पहले तो सिलेबस एनालिसिस करो, स्पेशली जिनका नेट नहीं है वो तो सबसे पहले सिलेबस एनालिसिस करो। एंड डेफिनेटली जिनका नेट है, इसका मतलब है कि सिलेबस तो पहले ही एनालिसिस कर रखा है, उनको सिर्फ क्या करना है, एक कदम और आगे बढ़ना है। अगर पेपर 1 पिछली बार से सब कुछ कर रखा है और 30 प्लस आपने इस एग्जाम में स्कोर किया है, इसका मतलब आपका पेपर 1 का कंटेंट प्रिपेयर है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ उसको रिवीजन और उसके मॉक टेस्ट देने हैं पेपर 1 में। एंड पेपर 2 में अगर आप 70 प्लस स्कोर किए हुए हो तो इसका मतलब आपका पेपर 2 भी अच्छा है। अगेन स्टार्ट करो सारे ऑल यूनिट्स को, पेपर 2 को रिवाइज करना, रिकॉल करना, क्योंकि हो सकता है आप एग्जाम में कुछ रिमेम्बर नहीं किए हो, इस वजह से मिस्टेक करके आए होगे। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और कंसिस्टेंसी बना के रखो गाइस, क्योंकि कंसिस्टेंसी अगर नहीं रहेगा, आज पढ़ा 10 दिन बाद नहीं, 10 दिन बाद पढ़ा फिर 20 दिन बाद नहीं, और फिर एग्जाम के समय एकदम पूरा दुनिया उठ के आ जाता है, मैम कैसे 1 महीने में निकाले, तो वो चीज करोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम 2 मार्क्स से 4 मार्क्स से रह ही जाएंगे। एंड बिल्कुल अभी भी मैंने सारा कुछ करा रखा है, आप डिवीजन सीरीज देखो 2021, वो भी आप फ्री क्लासेस से सारा कुछ अगर देख लेते हो तो आपका उससे भी डेफिनेटली पेपर 2 का नेट हो ही जाएगा। और इस बार तो मैं पेपर 1 की स्टार्ट कर रही हूँ, तो आपको वहां भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो थैंक यू प्रीति एंड थैंक यू प्रियंका फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।
आई होप कि कमिंग लर्नर्स को आपका थैंक यू सो मच मैम। बहुत थैंक यू हेल्पफुल मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। सो चलो सेशन को एंड करते हैं गाइस। बाय बाय, टेक केयर। बाय मैम। बाय मैम।